नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पूर्व सूचनाओं के आधार पर यह जानते हैं कि आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विमर्श के लिए समर्पित है। आज के कार्यक्रम में शिक्षा नीति पर वक्तव्य के लिए, विमर्श के लिए, परिसंवाद के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ रहेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, और पैनल में साथ रहेंगे हमारे राणा शमशेर सिंह जी, और संवाद करने के लिए श्री सतीश धर जी हमारे साथ रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है और इसी कार्यक्रम के तहत सारे देश में, प्रदेशों में, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षा नीति पर परिचर्चा हो रही है, वक्तव्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संसद में भी शिक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है। हिमाचल प्रदेश के माननीय सांसद किशन कपूर जी ने भी संसद में शिक्षा नीति पर एक विशेष चिंतन को लेकर के पहाड़ी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार पूरे देश के सामने रखे, संसद के सामने रखे, और उस पर गंभीरता से चिंतन, मंथन, विचार विमर्श हो रहा है। वही विचार आज हम उनके श्रीमुख से सुन पाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। राणा शमशेर सिंह जी आज के हमारे इस पैनल में रहेंगे, जो मूलतः शिक्षक रहे हैं, और 10+2 का जब ये सिस्टम बहुत पहले लागू हुआ था, उस समय बड़ी सक्रियता से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के वर्तमान में सदस्य हैं, और हिमोत्कर्ष ऊना में जो एक बहुत विख्यात संस्था है, छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए प्रसिद्ध है, समाज सेवा के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग जो हैं, वो इनके संस्था के माध्यम से भी सम्मानित होते हैं। आज वे इस पैनल में हमारे साथ रहेंगे। माननीय सांसद महोदय के सुपुत्र शाश्वत कपूर जी ने एक किशन कपूर जी के राजनीतिक सफर पर एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। इससे पहले कि मैं धर जी से निवेदन करूं कि वे कपूर जी का परिचय करवाएं, उससे पहले हम एक नजर जो हमारा इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाने वाला वीडियो है, वो सभी दर्शकों से, श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे। उसके पास सतीश धर जी माननीय किशन कपूर जी का परिचय भी देंगे और उनके साथ संवाद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं कार्यक्रम के संपादक हितेंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे माननीय सांसद महोदय का वीडियो प्रस्तुत करें। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकताओं में किशन कपूर अग्रणी कार्यकर्ता रहे हैं। आपका प्रदेश की चुनावी राजनीति में पदार्पण वर्ष 1985 में हुआ। 69 वर्षीय किशन कपूर ने 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आप 3 बार हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री के रूप में आम जनता तक खाद्यान्न पहुंचाने के कार्य में क्रांतिकारी सुधार राजनेता किशन कपूर की देन है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 72.2% वोट प्राप्त कर किशन कपूर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सांसद निर्वाचित हुए। वर्तमान मॉनसून सत्र में किशन कपूर प्रदेश के एकमात्र सांसद हैं जिन्होंने हिमालयी राज्यों को लेकर
केंद्र की नव घोषित शिक्षा नीति पर अपनी राय लोकसभा में व्यक्त की। तब तक संभव नहीं है जब तक कि पहाड़ी भाषाओं पर शोध कर उन्हें पढ़ाए जाने योग्य बनाया जा सके, जैसा कि शिक्षा नीति में वर्णित है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि हिमालय राज्यों के लिए एनसीईआरटी की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठित की जाए, ताकि इन राज्यों में नई शिक्षा नीति प्रभावी ढंग से लागू की जाए। हम आभारी हैं शाश्वत कपूर जी के, जिन्होंने एक संक्षिप्त से वीडियो के माध्यम से माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी की जो राजनैतिक और सामाजिक यात्रा है उसका दिग्दर्शन करवाया, और साथ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिमालयी राज्यों को लेकर के उनका वक्तव्य संसद में आया है एक सांसद के तौर पर, और उस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है, उसके संबंध में एक वीडियो के माध्यम से परिचय दिया है। मैं अब आग्रह करना चाहूंगा सतीश धर जी से, जो पूर्व में उप निदेशक जनसंपर्क विभाग मंडी से सेवानिवृत्त हुए हैं, और इन्हें माननीय शांता जी के निजी सहायक के तौर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का भी अवसर मिला है। मैं सतीश धर जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री धर साहब। आदरणीय कपूर जी और शमशेर सिंह राणा जी, दोनों विद्वानों को मेरा प्रणाम, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और साथ ही बहुत ही प्रसन्नता है जिस विषय को लेकर आज हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे हिमाचल के कांगड़ा जिला के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र से जो संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदरणीय किशन कपूर जी, उन्होंने एक ऐसा विषय उठाया है कि हिमालयी राज्यों के लिए अलग से एक काउंसिल बनाई जाए, हिमालयी राज्यों में जो है शिक्षा के लिए अलग से एक नीति बनाई जाए, अलग से सब कुछ किया जाए, ताकि जो धौलाधार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालयी पहाड़ राज्य हैं उनकी समस्याओं को एक साथ विचार करके उनसे शिक्षा नीति को जो है अति आधुनिक संदर्भ में लागू किया जा सके। मैं पहले चाहूंगा कि आदरणीय सांसद जी जो राष्ट्रीय नीति है 2020 उस पर अपने विचार व्यक्त करें, फिर हम शमशेर जी राणा जी को सुनेंगे और उसके बाद संवाद स्थापित करेंगे। आदरणीय कपूर। सबको नमस्कार है। आदरणीय डॉक्टर करण जी, श्री राणा जी, श्री धर जी और सब जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। 34 वर्षों के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति जुलाई माह के अंत में इस देश को समर्पित की है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है। हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर और प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी ने ये संकल्प लिया है कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा जहां नई शिक्षा नीति हम लागू करेंगे। वास्तव में नई शिक्षा नीति से भारत की शिक्षा प्रणाली जो है उसमें गुणवत्ता क्रांतिकारी सुधार होगा। भारत की गुरुकुल और पाश्चात्य पद्धति के सम्मिश्रण में नई शिक्षा प्रणाली का उदय होगा। जो हमारी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थी वो जो उस वक्त बनाई गई थी अंग्रेजी शासन के काल में, उनका तो एक ही लक्ष्य था कि हम क्लर्क पैदा करेंगे, और उन्होंने इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर शिक्षा का बनाया जिससे
हमारे बच्चे जो थे विश्व स्तर पर जो कंपटीशन में था उसमें, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे जो है जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम कईयों ने हासिल किया, पर हमारी शिक्षा प्रणाली जो थी इतनी बढ़िया नहीं थी जैसे विदेशों में थी। अब उसी तर्ज पर हमारी जो शिक्षा प्रणाली जो पहले गुरुकुल की थी, उसमें जो लोग थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे, उसमें कोई इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, पर घर में बैठे ही कोई यंत्र नहीं होता था। उन्होंने पूरे सौर मंडल का जो ज्ञान था उनको कहीं से मिला था, गुरुकुल शिक्षा नीति के माध्यम से। अब गुरुकुल जो हमारी शिक्षा नीति है, वो जो गुरुकुल शिक्षा जो थी उसी पद्धति पर उसका जो जब मिश्रण होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 6 दशकों में क्रांतिकारी विकास हुआ है और हिमाचल प्रदेश में अभी जो हमारा साक्षरता का दर है वो 82.5% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। लेकिन कांगड़ा और चंबा में सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था संसद में प्रतिनिधित्व मैं करता हूं और इस दिशा में लागू करने के संदर्भ में बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आज भी कई जगह ऐसे स्कूल हैं जहां अध्यापक नहीं पहुंच पाते, कई विषयों के अध्यापक पूरा साल नहीं पहुंचते और बच्चे जो है उस शिक्षा से वंचित रहते हैं। इस शिक्षा नीति से जो टीचर है वो भी पहुंचेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये मेरा मानना है। नई शिक्षा नीति जो है वास्तव में एक दृष्टि पत्र है जिसके तहत राज्यों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। नई शिक्षा नीति में पहले जो था वो 10+2 था, अब वो खत्म कर दिया जाएगा। अब उसकी जगह 5+3+3+4 अब होगा। और बात कही गई है अब जो है जो 5+3 है वो 5 जो है वो प्री स्कूल शिक्षा, पहले बड़े लोग जो होते थे उनके बच्चे प्री नर्सरी में, फिर नर्सरी में, फिर उनको फर्स्ट में जाते थे और वो 3 साल के चले जाते थे। बच्चों की जो नींव थी वो पक्की हो जाती थी। अब बच्चा जो है वो नई शिक्षा नीति में गरीबों के बच्चे जो हैं वो भी 3 साल में शिक्षा ग्रहण करेंगे और 6 साल के जब होंगे तब वो पहली में होंगे। और उसके बाद जो 3 साल हैं, उसके बाद जो 3 साल हैं वो तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास, और उसके बाद 3 जो है 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास, और लास्ट के जो 4 साल है उसमें 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है। और 3 क्लास के फार्मूले में बच्चे जो हैं वो 6 साल का जब होगा वो पहली क्लास में चले जाएगा और जो पहले प्ले स्कूल में जाते थे उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया है और वो बच्चा जो है उसको इंक्लूड कर देंगे। कई जगह जैसे आंगनवाड़ी स्कूल है, कईयों ने प्ले स्कूल खोले हैं और उनको मतलब उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, अब वो इंक्लूड किया जाएगा। पहले राइट टू एजुकेशन जो था वो 6 साल से 14 साल था, अब राइट टू एजुकेशन जो है वो 3 साल से 18 साल के बच्चों पर लागू होगा। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं वो किए गए हैं, जिसमें जो अपनी हमारी जो मातृभाषा है उसमें बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा।
वैसे तो हिमाचल प्रदेश से हम सभी लोग हैं और हिमाचल प्रदेश में जो बोलियां बोली जाती हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। अब कई बच्चों को, जैसे हम अपनी जो बोली बोलते हैं, हमारे बच्चों को वो बोली आती नहीं, हमारे बच्चे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। धीरे धीरे वो लुप्त हो रही हैं, उनका फिर से पुनर्जन्म होगा, मेरा ये मानना है। वैसे तो जो मैंने मुद्दा लोकसभा में उठाया है कि जो मातृभाषा है, इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जो पहाड़ी हमारे राज्य हैं, जैसे पहाड़ी राज्यों में हमारे बहुत सारे क्षेत्र, जैसे कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हैं, वो पहाड़ी राज्य आते हैं और उन राज्यों में उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। टेक्नोलॉजी का भी अभाव है, कई जगह हमारे टीचर नहीं पहुंच पाते और वो बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो अब जो नई शिक्षा नीति में हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और अपनी स्थानीय भाषा में मिलेगी। इसके लिए मैंने कहा कि इसकी एक परिषद बननी चाहिए, एनसीईआरटी की तर्ज पर बननी चाहिए, क्योंकि जैसे उसका शोध होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। वो रिसर्च जैसे मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देता हूं आपको। अब हमारे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ी है, हमारे हिमाचल प्रदेश में हमीरपुरी है, हमारे हिमाचल प्रदेश में बिलासपुरी है, मंडी है, और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में डोगरी बोली जाती है, हमारे डायलॉग एक जैसे हैं। अगर इसमें शोध हो और इसी भाषा में अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चे जो है उनको शिक्षा जो है अपनी पहाड़ी भाषा में या डोगरी भाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे हमारी किन्नौरी है, लौली है, और भी जैसे शिमला के ऊपरी क्षेत्र हैं, वहां अगर शोध करके वो मतलब लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए तो मेरा मानना ये है कि हमारे जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो बोलियां बोली जाती हैं, वो दिन प्रतिदिन लुप्त हो रही हैं, उनका पुनर्जन्म होगा, मेरा ये मानना है। जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि इसमें एक बात और है कि वैसे इसमें अब जो है कि मातृभाषा के साथ साथ हमारे जो इस पर जो ज्यादा फोकस किया गया है वो संस्कृत भाषा, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ पर भी, इन पर भी काफी जोर दिया गया है। संस्कृत भाषा भी, अभी जो संस्कृत है वो मतलब कुछ लोग पढ़ते थे, बाकी उनको उसका ज्ञान नहीं था, तो इस पर भी जोर दिया गया है। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमारी पहले जो भाषा थी वो वैसे तो संस्कृत ही थी, पर धीरे धीरे वो कम होती चली गई और इस पर ज्यादा फोकस किया गया है। और इसके अलावा कि इसमें एक बात और है कि विज्ञान का जो छात्र है वो पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता था, विज्ञान का छात्र जो था वो इतिहास नहीं पढ़ सकता था या अन्य विषय नहीं पढ़ सकता था, उसको विज्ञान नहीं पढ़ना पड़ता था, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही पढ़ना पड़ता था या बायोलॉजी ही पढ़नी पड़ती थी जो मेडिकल का स्टूडेंट था। अब वो नहीं है। अब कोई बच्चा अगर चाहेगा तो वो म्यूजिक भी पढ़ सकता है, अन्य और भी जिसका जो इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, वो पढ़ सकता है। और उससे ये होगा कि उसको जब वो ज्ञान होगा, जो उसका इंटरेस्ट है, वो आगे बढ़ भी पाएगा। जैसे विदेशों में, कई विदेशों में हम एग्जाम्पल देते थे कि वहां तो ये है जी, जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसको वैसी एजुकेशन दी जाती है। हमारे इस शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है, तो बच्चे को एजुकेशन मिलेगी। जैसे मेरा बेटा है, ये इसका नॉन मेडिकल था, इसका इंटरेस्ट था मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूं, अब पढ़ रहा है, ये इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, मतलब अब पढ़ रहा है।
जैसे अब मास्टर कर रहा है तो उसमें हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है, इसका इंटरेस्ट था तो ये पढ़ रहा है। अगर ये शिक्षा नीति पहले लागू होती तो ये सारे विषय को इसको जानकारी हो जाती। ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो अलग अलग विषय पढ़ना चाहते हैं, पर कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है, नहीं तुझे मेडिकल ही पढ़ना है, तुझे नॉन मेडिकल ही करना, तुझे इंजीनियरिंग बनना, तुझे डॉक्टरी बनना है। वो प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं रहेगा, बच्चों का जो इंटरेस्ट है उस पर निर्भर करेगा। तो इसमें वोकेशनल एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें क्रांतिकारी बदलाव इस देश में आएगा और हमारे देश की आने वाली पीढ़ी जो है उसका इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी वो देश उतनी ही ज्यादा उन्नति करेगा, ये मेरा मानना है। अब इसमें यह है कि जो ग्लेब्स फार्मूला है, वहां कहीं ये नहीं लिखा कि राज्य सरकारें बाध्य होंगी कि अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी भी पढ़ पाएंगे। 2 भाषाएं जो हैं वो मातृभाषा लागू होगी उसमें, और तीसरी इंग्लिश भी आदमी पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले बोर्ड एग्जाम जो थे उसमें कई बार बदलाव किए गए कि बोर्ड एग्जाम में ये था कि उसमें पहले जो थे वो अपग्रेड किए जाते रहे और कई बार कई बदलाव किए गए। अब इस बार अब इस शिक्षा नीति में एग्जाम होंगे, अब 2 बार होंगे, और उसमें अब बच्चों को कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो पहले बच्चों के ऊपर ये भी प्रेशर रहता था कि कोचिंग जो है वो बच्चा जब स्कूल जाता था, सुबह पहले स्कूल जाने से पहले भी ट्यूशन जाता था, स्कूल जाने के बाद भी ट्यूशन जाता था, रात तक बच्चे के ऊपर ज्यादा बोझ रहता था, वो बोझ कम होगा। ये इस नई शिक्षा नीति में कपूर, हेलो, हाँ कपूर साहब, हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी जी, कपूर साहब का वक्तव्य का जो मुख्य पूर्ण हुआ है। दर्शकों से निवेदन है कि वे जी आप डॉक्टर साहब 1 मिनट मैं जरा बात कपूर साहब आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब 1 मिनट जरा। सर कपूर साहब, आपके साथ एक चर्चा में आपने भागीदारी की बात की थी, जो कि भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए शिक्षा में, शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। आपके विचार उन पर सुनना चाहूंगा, बहुत जरूरी है भागीदारी के बारे में, कि किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित की जाए। एक बात और है, वैसे मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में कई दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ आधारभूत ढांचे की कमी है। वहां भवन नहीं है, वहां टीचर नहीं जाते। वैसे सरकार ने कई बार प्रयास किए, कई बार कोई पैरा टीचर की बात की, पीटीए लगाए, विद्या उपासक लगाए, और जो स्थानीय लोग थे उन्हीं को उसमें प्राथमिकताएं दी गई। जैसे वो नियमित हुए उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर करा ली, और वो उस विषय में को पढ़ाने के लिए फिर टीचरों की कमी रही। जैसे वो तो आप देखते हैं जितने दूर दराज के क्षेत्र हैं, पर शिक्षा में जो भागीदारी की बात है, जो हम एक दिन चर्चा कर रहे थे, बैठे थे, सतीश जी भी बैठे थे, तो मैं इनसे चर्चा कर रहा था, इसमें भागीदारी तब तक हम इसमें सफल नहीं हो सकते। हम हर बात पर ये कहते हैं कि सरकारें करें, केंद्र सरकार करें, राज्य सरकार करें। हम अपनी जिम्मेवारी से हट रहे हैं। समाज की भी जिम्मेवारी बनती है, बच्चों के अभिभावकों की भी जिम्मेवारी बनती है, अध्यापकों की भी जिम्मेवारी है। और जब तक इसको आंसरेबल नहीं बनाएगा, जब तक जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तब तक शिक्षा नीति जो हमारी बनी है, हम उसमें जो हमारा उद्देश्य, हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे।
कई बार ऐसा होता है कि कई विषय हैं, कई टीचर हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि उनके रिजल्ट बहुत खराब आते हैं और सैलरी उनको बराबर मिलती है, इंक्रीमेंट भी मिलती है, वो अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक है, चॉइस का स्टेशन तो चाहते हैं, पर वो अपनी जो उनकी जो ड्यूटी बनती है उसके प्रति वो जवाबदेह उनको बनाया जाएगा और उनको जवाबदेह बनाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिससे आजकल जो देखा गया है, कई ऐसे अध्यापक हैं कि एक जगह 15-20 सालों से लगे, उसके लिए भी स्थानांतरण नीति जो है, जो प्रदेश सरकार ने बनाई भी है, पर उसको लागू करना पड़ेगा। जैसे जब सरकार ने एक बनाई थी विद्या उपासक या कुछ टीचर लगाए थे, सब कैडर बनाया था, उसके लिए एक अवधि निर्धारित की गई थी कि इस अवधि तक वहीं रहेंगे, पर उसके बाद ऐसा प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर ऐसा रहा कि फिर वो वहां से ट्रांसफर हो गए और वहां फिर अध्यापक नहीं रहे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि समाज को इसके प्रति समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है कि समाज को ये समझना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो दबाव बना रहा हूं, इससे हमारी जो भविष्य जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये समाज को भी सोचना पड़ेगा। कपूर साहब, अब हम प्रसिद्ध शिक्षाविद राणा जी के विचार भी 5-7 मिनट सुन लें, फिर आपस में संवाद करेंगे। और निवेदन करूंगा, आप रुकिएगा थोड़ी देर। राणा जी, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा देश जो है विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। आज ये एक शिक्षा पद्धति है जिसने इसका स्तर गिराकर जो है हमें विश्व गुरु के इस संदर्भ से अलग कर दिया। आप प्रमुख शिक्षाविद रहे हैं, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका मंथन जो है शिक्षा के प्रति समर्पित रहा है। मैं चाहूंगा कि इस नई शिक्षा नीति पर तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन ये जो चिंतन है कि ये शिक्षा की को जो स्तर गिरा है, गुणात्मक स्तर गिरा है, उसके बारे में कपूर साहब के साथ हम ये साझा विचार करें तो शायद कुछ और निकल आएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। राणा जी। आदरणीय कपूर जी नमस्कार, सतीश धर जी नमस्कार, डॉक्टर करम सिंह जी नमस्कार, और सभी व्यूअर्स दर्शकों को नमस्कार। स्वतंत्रता के उपरांत भारत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना लेनी चाहिए थी और एक ट्रैक मिल जा प्रगति पथ पर चलता, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत समय तक जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति थी उसके ऊपर ही चलते रहे। यहां तक मुझे याद है कि 50 के दशक के उत्तरार्ध में हमने वही सिलेबस पढ़ा जो कि अंग्रेजों द्वारा डिजाइन किया गया था। मैं इस विषय में थोड़ा से 2-1 एग्जाम्पल देता हूं। ऑस्ट्रिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद बुरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां के बुद्धिजीवी बैठे और उन्होंने विचार किया कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हमें किस चीज को अहमियत देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देनी चाहिए। वो एक निर्णय पर पहुंचे कि शिक्षा को हम सबसे ज्यादा महत्व देंगे। अगर शिक्षा से हम अच्छे नागरिक बना सके तो राष्ट्र अपने आप जो है अच्छा बन जाएगा। और ये तय किया गया कि 30 से 40% बजट जो है वो हम शिक्षा के ऊपर व्यय करेंगे। दूसरी बात मैं लूंगा, वेस्ट जर्मनी में 1969 से लेकर 1973 तक 4 वर्षों में 2.25 गुना बजट जो है वो बढ़ाया गया शिक्षा के ऊपर, यानी 225% बजट जो था वो शिक्षा के लिए
निर्धारित कर दिया गया। जब चांसलर से पूछा गया जर्मनी के, तो उन्होंने जो सुंदर उत्तर दिया, शायद आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए भी वो एक गाइडलाइन होगी। उन्होंने एक लाइन में जो उत्तर दिया वो था, दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बट नॉट द एक्सपेंडिचर। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये दीर्घकालिक निवेश है, ये इसको व्यय मत समझिए। आज यही कारण है कि वो देश जो हैं वो विकसित देशों में हैं। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के स्कूल सारे विश्व में सबसे अच्छे समझे जाते हैं। मैं भारत की अगर बात करूं, भारत ने आजादी के बाद जो बजट जिससे रखा 1.2%, ये बहुत कम था, परंतु क्योंकि अंग्रेजों के ढर्रे पे चल रहे थे, कुछ नया करने की सोची भी नहीं थी। निग्लेक्टेड रहा ये फील्ड एजुकेशन जिसके साथ की राष्ट्र का निर्माण होना था। अनुसंधान के लिए कुछ सोचा ही नहीं गया। अगर आज की हम स्थिति देखें, अमेरिका में अनुसंधान के लिए टोटल जीडीपी का, जो उनकी जीडीपी बहुत बड़ी है, टोटल जीडीपी का 2.8% वो व्यय करते हैं। और अगर हम इस्राइल की बात करें तो 4.3% अपनी जीडीपी का व्यय करते हैं। और इसी तरह दक्षिणी जो कोरिया है वो 4.2% व्यय करता है। और हम इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, भारत जो है अनुसंधान के ऊपर 0.69% व्यय करता है। अब जब अनुसंधान ही नहीं होगा तो सिस्टम तो स्टैटिक होगा, वो डायनेमिक नहीं हो सकता, नया कुछ आएगा नहीं, नया कुछ करेंगे नहीं, और उसी प्रकार से जो है वो सिस्टम चलता जाएगा। प्रगति की बात फिर कहां से आएगी? मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत अच्छी बड़ी है, विद्यालयों की संख्या बहुत अच्छी बड़ी है, परंतु ये तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है शिक्षा का, हमें उसकी ओर ध्यान देना है। और इसलिए हमें जो है अपना बजटरी प्रोविजंस भी उसी अनुसार जो है वो बढ़ाना चाहिए। इस चीज को देखते हुए सबसे पहले जो है 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में। और फिर दूसरी शिक्षा नीति जो है वो 1986 में आई, जिसमें थोड़े बहुत परिवर्तन जो है वो 1992 में हुए। परंतु आज अगर हम इस विषय पर सोचें कि 1986 से लेकर 2020 तक 34 वर्ष बीत गए हैं, हमने शिक्षा में कोई बड़ा परिवर्तन करने की बात सोची नहीं। आज अगर देखे जाए कि कितना प्रासंगिक हो गया है कि हम शिक्षा के लिए एक नया डॉक्यूमेंट लाएं, एक नई नीति लाएं, एक राष्ट्रीय नीति लाएं, ये बहुत आवश्यक हो गया है। और इसी को देखते हुए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसने बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट फील्ड से मंगवाई, शिक्षा नीति पर लोगों के विचार मांगे, और शायद ये सभी इस प्रकार का एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसमें 1.25 लाख लोगों के सुझाव गए। और उसके उपरांत जो है वो कस्तूरीरंगन जी ने 650 पृष्ठ का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। 29 जुलाई 2019 को सरकार को वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया गया, ये बहुत विस्तृत डॉक्यूमेंट है। और
1968 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसमें ये कहा गया था कि हम अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा के ऊपर व्यय करेंगे। मगर आज अगर हम देखें कि इतने वर्षों 50 वर्ष बीत चुके हैं, 52 वर्ष बीत चुके हैं, 52 वर्ष में हम केवल 4.43% ही अपनी जीडीपी का शिक्षा के ऊपर व्यय करते हैं। अब वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी और इसीलिए ये जो है शिक्षा नीति जो तैयार की गई, क्योंकि आवश्यकता इसलिए भी है कि इस वर्तमान शिक्षा नीति से जो परिणाम आने चाहिए थे और हमारे राष्ट्र के लिए जो चाहिए हितकर थे वो नहीं आए। बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोल देने से, स्कूल कॉलेजेस खोल देने से क्या हुआ, क्या ढेरों जो हैं वो विद्यार्थी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स बनकर के जो है वो फील्ड में आ गए, मगर वो क्या करेंगे ये ना उन्हें पता और ना ही कोई इस तरह की नीति बनी हुई थी। अवर यूनिवर्सिटीज हैव बिकम द डिग्री मिल्स। यूनिवर्सिटीज जो है वो डिग्री मिल्स बन गई कि उस मिल में प्रोड्यूस हो रही है, डिग्रीज प्रोड्यूस हो रही हैं और लोग उस डिग्री को ग्रहण करते हैं, मगर उसकी यूजफुलनेस क्या है? इस सारी चीज को सोचते हुए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। इस शिक्षा नीति के द्वारा हो पाएगा। जी, नई शिक्षा नीति में अगर हम सोचे परिवर्तन हम क्या ला पाए, पहले जो था 10+2 सिस्टम था, स्कूल के पहले 10 वर्ष और फिर 2 वर्ष और, परंतु वर्तमान शिक्षा नीति में 5+3+3+4 ये फॉर्मेट बना है। अब 5 पहला जो है उसमें 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक वो पहला फाउंडेशन स्टेज होगा। उसके भी 2 भाग हैं। पहले जो 3 वर्ष होंगे, 3 वर्ष के बाद पहले 3 वर्ष उसमें कोई किताब नहीं होगी, कोई किसी तरह का जो है पढ़ाई के लिए एक फॉर्मल बात नहीं होगी। बच्चा स्वतंत्र होगा, आएगा जाएगा, खेलेगा, रंग ब्रश लेकर के पेंट करेगा, मिट्टी से खिलौने बनाएगा, पूरी तरह से स्वतंत्र। ये इसलिए किया गया क्योंकि बार बार फील्ड से ये बात जा रही थी कि बस्तों का बोझ जो है वो ज्यादा बढ़ गया है और बच्चों पर ये नहीं होना चाहिए। अब इस शिक्षा नीति के अनुसार बस्ते की बात ही नहीं, वो खाली हाथ जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, बहुत से दोस्त मिलेंगे, बहुत से साथी मिले। जो माहौल उसे घर में नहीं मिल सकता है वो माहौल अब उसे स्कूल में मिलेगा। अब बच्चा जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि स्कूल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार ना हो, वो तो भाग के जाएगा, उसको इतनी सुविधाएं घर में नहीं मिल सकती हैं, इसलिए वो जाकर के जो है वो पाठशाला को अपनी अटेंड करेगा। 3 वर्ष तक इस तरह से चलेगा। उसके बाद फिर पहली और दूसरी कक्षा जो है वो भी इसी स्टेज में इंक्लूड है। पहली और दूसरी जब इसी स्टेज में इंक्लूड है तो उसमें भी परीक्षा का कोई नाम नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। बच्चे के ऊपर एक जो टेंशन होती थी, एक जो खिंचाव होता था मस्तिष्क के ऊपर कि स्कूल नहीं जाना, वहां मास्टर जी मारेंगे। मुझे एक बात उसमें याद आ गई कि एक कोई कसाई बकरे को कान से पकड़ के घसीट के ले जा रहा था और बच्चा अपने बाप के साथ स्कूल जा रहा था, तो बकरा जो है मिमिया रहा था बहुत जोर से। तो बेटा पूछता है, पापा इस बकरे को स्कूल ले जा रहे हैं? यानी कि इतना दबाव बच्चे के ऊपर होता था कि स्कूल में जाने का मतलब है कि आपको बहुत सी वहां पर जो है
पढ़ाई के लिए मजबूर करके सजा मिलेगी, मगर अब जो है इस प्रकार का कोई माहौल जो है इतना कड़ा नहीं रहेगा। बच्चा स्वेच्छा से स्कूल जाने के लिए तैयार होगा। पहली और दूसरी स्टेज इसी में कवर हो जाएगी और इसमें कोई एग्जामिनेशन वाली बात वो होगी नहीं। इसके उपरांत जो नेक्स्ट +3 की स्टेज आएगी, इसके बाद उसमें तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा का अध्ययन होगा। इसमें जो है सभी थोड़ा थोड़ा अरिथमेटिक, सिंपल फॉर ऑपरेशंस जो है अरिथमेटिक के, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, और भाषा का लिखना और भाषा का बोलना, ये सारा कुछ अभ्यास जो है इसमें होगा। अच्छी बात इसमें एक और ये जो है शिक्षा नीति में है कि सारा इंस्ट्रक्शनल जितना काम होगा, शिक्षा देने का जो काम होगा, वो मातृभाषा में होगा। बच्चा सुगमता से, सरलता से उसको समझ सकता है। और फिर यहां से तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक उसको एग्जाम देना भी आ जाएगा, उसको एग्जाम देना सिखाया जाएगा। जी राणा जी, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हम इसके बाद भी आपके साथ जो कुछ बिंदु आपने और इसमें उठाने हैं उन पर आएंगे। मेरे ख्याल में आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि 2 वर्ग हैं शिक्षा नीति को कारगर बनाने के लिए। एक वो हैं जो शिक्षा नीति को बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करते हैं। उसका प्रतिनिधित्व करते हुए सौभाग्य से आज श्री कृष्ण कपूर जी, माननीय सांसद, हमारे बीच में है, जो इस नियम बनाने की प्रक्रिया में एक सांसद के तौर पर संसद में हिमाचल का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और राणा जी एक शिक्षक के तौर पर हमारे साथ आज के इस पैनल में जुड़े हैं, जिनका व्यापक अनुभव है साक्षरता को लेकर के। शिक्षक के नाते 10+2 में सारे पाठ्यक्रम को तैयार करने में और अन्य व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा इनका सक्रिय योगदान रहा है। दोनों वर्ग का प्रतिनिधित्व आज हमारे सामने है। और एक बात जो सामने आई है कॉमन, कपूर साहब ने ही पहले कहा, राणा जी ने उस चीज को दोहराया है कि शिक्षा मातृभाषा में होगी। कपूर साहब ने स्वयं अपने वक्तव्य में बड़ी गंभीरता से इस बात को कहा है कि हमारी मातृभाषा पहाड़ी है, विभिन्न बोलियां हैं, मंडियाली है, चंबियाली है, कांगड़ी है, बिलासपुरी, कैलवरी, सिरमौरी, विभिन्न बोलियां हमारे पास हैं। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से उस तरह का पाठ्यक्रम, उस तरह की चीजें अभी तक मूलभूत जो समग्र संभवतः हमारे पास तैयार नहीं है। और कपूर साहब, जो 8वीं अनुसूची की आपने बात करी, उसकी ओर आपने संकेत किया, वो मामला हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र में पहले भेजा गया था पिछली धूमल साहब की सरकार के दौरान। फिर वो कुछ क्वेरीज के साथ शायद वापिस आया है, भाषा विभाग में लंबित है। तो एक सांसद के तौर पर, और आज जब शिक्षा नीति का आपने क्रियान्वयन करवाना है, करना है और उसको लागू करवाना है, और आपने ये कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल ने सबसे पहले शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की है। ये एक सांसद के तौर पे और हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, और आपके लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा और आश्वासन भी चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से कि क्या आप एक सांसद के तौर पर पहाड़ी भाषा का जो दर्जा 8वीं सूची में मिलना चाहिए, उसकी बात को संसद में भी उठाना चाहेंगे, उसको जोर शोर से आगे लाना चाहेंगे, और प्रदेश सरकार को भी इस तरह की प्रेरणा, मार्गदर्शन आप जरूर देना चाहेंगे कि पहाड़ी भाषा को लेखन की दृष्टि से, मातृभाषा के तौर पे पढ़ाए जाने की दृष्टि से 8वीं अनुसूची में मान्यता के लिए कुछ सार्थक प्रयास किए जाएं। माननीय सांसद महोदय श्री कपूर जी। कर दो डॉक्टर साहब। वैसे तो नई शिक्षा नीति जो है, इसमें स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाएगा।
तो मैंने पहले कहा कि हमारी बहुत सारी मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, चिम्याली भी कांगड़ी के साथ मिलती है, और जम्मू जो वहाँ डोगरी बोली जाती है वो भी हमारी कांगड़ी के साथ ही है। हमीरपुरी, बिलासपुरी और मंडियाली जो है ये एक जैसी है। जहाँ तक 8वीं सूची की बात की है, 8वीं सूची में 25 भाषाएं ही आती हैं, और ये जो नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया जाएगा तो वो अपने आप में हो जाएगा। अगर उसकी जरूरत पड़ेगी, जो आपने बात कही है कि 8वीं सूची में शामिल होना चाहिए, उसके लिए निश्चित रूप में मेरा तो ये मानना है, ना विकास की कोई सीमा है ना समस्याओं की कोई सीमा है। समय के साथ समस्या भी आती है और विकास जो है उसकी भी जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ेगी, हमारे प्रदेश के लोग अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके आशीर्वाद से यहाँ पहुंचे हैं, निश्चित रूप से उस मामले को उठाएंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग इसकी मांग कर रहे हैं, और अभी जब हमारा कार्यक्रम चल रहा है तब भी लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि इस बारे में भी बात होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर साहब आप बात करें। डॉक्टर साहब हाँ, कपूर साहब, और आप राजनेता हैं, शिक्षाविद भी हमारे साथ हैं। किसी भी नीति को लागू करने के लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, और उसके सामने जो चुनौतियां हैं उनके लिए एक नई योजना होनी चाहिए। चुनौतियों की बात राणा शमशेर जी ने अभी तक नहीं की, और इच्छा शक्ति की बात आपने भी नहीं की। मुझे लगता है आप राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी प्रबल हो शिक्षा नीति को ठीक करने के लागू करने के लिए हिमाचल के संदर्भ में आप अवश्य बताएंगे। और राणा जी, आप थोड़ी सी चर्चा, क्या क्या चुनौतियां हैं हिमाचल में, इस बारे में चर्चा करेंगे। पहले आदरणीय कपूर जी। देखिए, ऐसा है कि जो मेरा मानना है, लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनौतियां तो बहुत ज्यादा होती हैं, पर हम सफल तभी हो सकते हैं, सरकार का काम है नीतियां बनाना। नीतियों को जब लागू किया जाता है तो उसमें जनता का सहयोग चाहिए, समाज का सहयोग बड़ा जरूरी होता है। जब तक समाज सहयोग नहीं करेगा तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। और इस शिक्षा नीति में भी समाज के सहयोग की मैंने पहले बात की कि इसमें जो भागीदारी है, चाहे वो उसमें अभिभावक हैं, चाहे उसमें अध्यापक हैं, चाहे उसमें मतलब समाज के और वर्ग हैं, जब तक उनकी मतलब सहयोग नहीं मिलेगा हम सफल नहीं हो पाएंगे। उसमें सहयोग की जरूरत सबकी पड़ेगी। लोकतंत्र में तो हर वर्ग की जरूरत है और उसमें सबके सहयोग की जरूरत है। जी जी, हेलो राणा जी, आप। हाँ, जहां तक चुनौतियों की बात है, मैं ये जो पहली फाउंडेशन स्टेज है इस पे ही बहुत बड़ी चुनौती देखता हूं। फाउंडेशन स्टेज में हमारे पास जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें पहले से भी जो है वो 3 वर्ष के बाद एडमिशन होती है, और LKG, UKG या प्री नर्सरी वगैरह वो करवा के वो उसको पार कर लेते हैं। मगर हम जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना चाहेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती जो है, 3 साल के बाद जो अगले 3 साल बच्चों की फाउंडेशन के लिए होंगे, उसके पास जो है हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। सरकार इस समय जो है आधारित करना चाहती है इस स्टेज को पार करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो कोई ट्रेन मतलब जो है टीचर्स नहीं है, और यहां तक कि उनकी शिक्षा की बात है तो कोई +2 है, कोई मैट्रिक है। इस तरह से ये जो सबसे डेलिकेट स्टेज है 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए,
इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें एकदम सबसे पहले ये प्रशिक्षण प्रारंभ करवा देना चाहिए। अगर हम सबसे पहले जो है इस सिस्टम को लागू करना चाहते हैं तो इसमें, इस डॉक्यूमेंट में भी इसका विवरण है। वो इस तरह से कि ये जो +2 आंगनवाड़ी वर्कर है उसको जो 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो मैट्रिक आंगनवाड़ी वर्कर है उसको 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो शायद उस प्रशिक्षण के साथ ये जो पहली स्टेज को जो वो लागू करने की बात जो है वो सोची जा सकती है। ये सबसे बड़ी जो है चुनौती इस पे। दूसरी बात जो है, हमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी के मुताबिक अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें इस समय जो वर्तमान में है वो 26% बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन स्टेज में जाते हैं और हमने टारगेट रखा हुआ है कि 30 से पहले हम जो इस हायर एजुकेशन स्टेज को 50% तक ले जाना चाहते हैं। और साथ के साथ ये बात भी कि बाकी का जो 50% बच्चे हैं उनको हम वोकेशनल एजुकेशन की ओर मोड़ना चाहेंगे। अब 50% अगर हायर एजुकेशन के लिए ले जाना है तो उसके लिए कितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हमने एक स्वतंत्र सस्वरूप बच्चे के दिमाग में दे दिया है कि आप किसी भी स्ट्रीम को ऑप्ट कर सकते हैं, साइंस वाला जो है वो जो इतिहास भी पढ़ सकता है और इतिहास वाला जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है। तो इस तरह से अगर इतना ज्यादा कुछ करना है तो हालांकि इस में डॉक्यूमेंट में एक बात दी गई है कि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो स्टार्ट करके अलग अलग स्कूलों में जो के विशेषज्ञ जो है उनको अपॉइंट करेंगे। परंतु ये कुछ सरल इतना ये भी नहीं लगता है। वैसे और भी बहुत सी चुनौतियां हैं। मैं सोचता हूं कि समय के मुताबिक आप जैसे कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं वैसे देखिए। बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने थोड़े समय में ये इतना ज्यादा कुछ इतना बड़ा डॉक्यूमेंट डिस्कस करना सरल नहीं है, संभव नहीं है। संभव नहीं। मैं कपूर साहब से एक ही अब कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने तो पहल कर दी है। अब वो शिक्षकों को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को आगे आकर के उसको ऑप्ट भी करना है, उसको स्वीकारना भी है, उसको पढ़ाना भी है और उसको लागू भी करना है विभिन्न प्रकल्पों को साथ ले जाते हुए। तो ऐसे में कपूर साहब एक शिक्षाविद होने के नाते, जनता का प्रतिनिधित्व होने के नाते और माननीय सांसद होने के नाते अपने प्रदेश के नागरिकों को, शिक्षाविदों को, विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कपूर साहब? मैं तो सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जो इससे नई शिक्षा नीति जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक जो क्रांतिकारी नई शिक्षा नीति लाए हैं, उसमें मैंने पहले कहा कि उसमें सबके सहयोग की जरूरत है और सबको अपनी जिम्मेवारी है वो निभानी पड़ेगी। चाहे उसमें अध्यापक हैं, चाहे अभिभावक हैं, चाहे उसमें छात्र हैं और बाकी समाज के लोग भी हैं। आजकल एक और जो कुरीति है, जो बहुत बड़ी कुरीति जो है, वो नशे की लत जो है। और समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसके बाहर उन्होंने वो दुकानें खोल के रखी हैं, जिससे हमारे प्रदेश और देश को नुकसान हो रहा है। इसमें भी समाज को जागरूक होना पड़ेगा और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा
तब तक हम इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा सकते। और ये एक षड्यंत्र है विदेशी ताकतों का कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। ये हमें सभी, हर भारतीय जो नागरिक है उसका दायित्व बनता है कि हम इसको समझें और इसमें एकजुटता के साथ ऐसी जो नशा की जो आदत हमारे छोटे छोटे बच्चों को डाली जा रही है, इसकी लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। दर्शक मैं राणा जी, समापन की ओर बढ़ते हुए आप इस विषय में कुछ और कोई बिंदु इसमें जोड़ना चाहें राणा जी? धन्यवाद। मैंने अभी तक जो है बहुत कम चीजें ली हैं। इसमें थोड़ा सा मैं अगर समय मिलता है तो हायर एजुकेशन की जो है वो भी बात करना चाहूंगा, टीचर एजुकेशन जो है उसकी भी बात करना चाहूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि संविधान के आर्टिकल 51A वो उसको लागू करवाने का दायित्व जो है वो भी शिक्षा के माध्यम से किया जाएगा। 51A क्या है, हम बहुत सी बात करते रहते हैं संविधान में, अधिकार अधिकार अधिकार, भाई अधिकारियों के साथ कर्तव्य भी है। तो आर्टिकल 51A में जो है वो नागरिकों के कर्तव्य जो है उसके बारे में, ये 11 की लंबी लिस्ट है, इसके लिए तो अलग से एक सत्र होना चाहिए अगर इस पे बात करनी है। पर अंतिम 11वां पॉइंट जो है वो शिक्षा के साथ संबंधित है, यानी कि आपसे पहले जो राइट टू एजुकेशन था उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। और अब ये हमारे जो सभी माननीय हैं ये नई लेजिस्लेशन करके इसको 5 से 18 वर्ष तक की आयु को कर ही लेंगे, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। उसमें अब जो है स्कूलिंग होने के बाद हमारे पास पहले क्या होता था कि साइंस वाला बच्चा जो सब्जेक्ट्स की है वो तो बात हमने कर दी है, परंतु अगर 1 वर्ष लगाने के बाद किसी न किसी कारण जो है बच्चे को शिक्षा से वंचित होना पड़ता था या छोड़ के जाना पड़ता था, या वो नौकरी कहीं छोटी मोटी मिलती उसको करने के लिए चले जाता, या उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अब कंटिन्यू कर सकता है, तो चाहे 1 साल लगाया हो चाहे 2 साल लगाए हो, परंतु जब तक फाइनल डिग्री नहीं करता था वो उसके सारे 1 साल की मेहनत भी व्यर्थ, 2 साल की मेहनत भी व्यर्थ। परंतु अब इस नए सिस्टम में जो है अगर 1 साल में बच्चा इम्तिहान देके उसको क्वालिफाई करता है तो उसको जो है हम देंगे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और 2 साल अगर क्वालिफाई करता है तो उसको देंगे ग्रेजुएशन डिप्लोमा, और अगर 3 साल क्वालिफाई करता है तो उसको मिलेगा ग्रेजुएशन डिग्री। और अगर बच्चा कंटिन्यू और करना चाहता है, 4 साल पूरे करता है, तो उसको मिलेगा ग्रेजुएशन, उसको जो है ग्रेजुएशन रिसर्च, ये जो है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। एक क्रेडिट बैंक भी होगा, हर बच्चे का अकाउंट जो है एक क्रेडिट बैंक होगा जिसमें उसकी उपलब्धियां दर्ज होंगी। अगर 2-4 साल के बाद उसके फिर मन कहीं बनता है तो क्रेडिट बैंक के अनुसार वो जितना क्वालिफाई कर चुका है उससे आगे वो अपना जो है वो शुरू कर सकता है। थोड़ा सा मैं ये शिक्षक के विषय में कह देना चाहता हूं। इसमें एक बात बहुत अच्छी है इस डॉक्यूमेंट में कि अगर कोई बच्चा स्कूल स्टेज के बाद सोचता है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं टीचर बनूंगा, तो उसके लिए उसी स्टेज के बाद 4 वर्ष का बीएड का कोर्स होगा। और अगर कोई सोचता है कि मैं डिग्री के बाद जो है वो एजुकेशन फील्ड में टीचर बनने के लिए आना चाहता हूं, तो उसके लिए 2 वर्ष का वो जो है कोर्स होगा। अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैंने ग्रेजुएशन रिसर्च किया हुआ है, मैं इस पे और जो है बढ़ना चाहता हूं आगे और टीचर कोर्स करना चाहता हूं, तो उसके लिए केवल बीएड 1 वर्ष का होगा। इस प्रकार इस सिस्टम में मैं और
जो है कहना चाहूंगा सबसे अच्छी इसमें और भी है, सीडीपीस जो है वो जरूरी लगाना पड़ेंगे। ये जो हमें पहले ये बात होती थी सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो उसके बाद समझ लीजिए कि पढ़ाई से मोक्ष प्राप्त हो गया, अब कुछ नहीं पढ़ेंगे ना लिखेंगे, वहीं पर जो पढ़ लिया है वही उसी के साथ जो है हम काम चलाते रहते थे जीवन भर। अब ऐसा नहीं होगा। प्रतिवर्ष 50 घंटे जो है उसका सतत जो हमारा अध्ययन टीचर्स के लिए प्रोफेशनली होना चाहिए वो उसके लिए कंपलसरी हो गया। टीचर को रेगुलर अपनी ग्रोथ जो है वो हर वर्ष करनी है नई, क्योंकि सारी की सारी प्लानिंग जो है वो राष्ट्रीय आयोग के द्वारा बनेगी और उसमें जितना रिसर्च वर्क आएगा वो नीचे तक जो है वो आ जाएगा, तो हर अध्यापक को वो सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए भी प्रति वर्ष 50 घंटे के सीडीपीस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जितनी रिसर्चेस हो सके उसके अनुसार वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो मॉनिटर भी कर सकता है और दूसरे उसको लागू भी कर सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कितना समय, और क्योंकि बहुत बातें हैं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है इसको। जी, ये शिक्षा नीति बहुत व्यापक आमूलचूल परिवर्तनों को लेकर के चल रही है और इसमें समय भी लगेगा, चिंतन के लिए भी, क्रियान्वयन के लिए भी। और जैसा कपूर साहब ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को सामूहिक रूप से प्रयास करके इस कार्य को सफल बनाने के लिए आगे आना होगा। समय होने को है। आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए और बहुत ही सुरुचिपूर्ण और तथ्यों पर आधारित वक्तव्य के लिए मैं माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से। और उसके साथ साथ प्रदेश के जो सारे शिक्षाविद, विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, कलाकार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं, या बहुत सारे जो आपके साथ जुड़े हुए अन्य लोग हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके विचारों को आज सुन पाए हैं, जो विचार आपने साझा किए हैं, जो आपने मार्गदर्शन किया है, जो आपने प्रेरणा की है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और साथ में राणा शमशेर सिंह जी ने जैसा संकेत भी किया है कि अभी बहुत कुछ इसमें कहने के लिए, विचार विमर्श के लिए बाकी है, तो हम आगामी कार्यक्रमों में भी इस तरह की शिक्षा नीति पर विमर्श करने के लिए आगे आते रहेंगे। और उसके लिए मैं आपका आज के इस कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सतीश धर जी तो हमारे साथ अकादमी के साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और जब भी कोई इस तरह का पैनल आता है तो हम इनको आग्रह करते हैं विचार विमर्श के लिए, संवाद के लिए, और ये हर बार हम पर अनुग्रह करते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमें इनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम में वक्तव्य के लिए, विचारों को साझा करने के लिए एक बार फिर से मैं माननीय सांसद श्री कृष्ण कपूर जी का, राणा शमशेर सिंह जी का और सतीश धर जी का अकादमी की ओर से, हम सभी लोगों की ओर से, हितेंद्र शर्मा जी हमारे संपादक हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हुए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। हितेंद्र जी का जरूर कीजिएगा। जी जी, नमस्कार। प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम, ठीक है, नमस्कार।